Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College जयपुर. आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. क्योंकि इसमें प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें कि दो बैक्टीरिया के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 प्रकार का होता है. ये हमने पिछली क्लास में भी इनिशियली पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. तो आज हम इस लेक्चर में इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन. इस प्रोसेस में जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो डोनर बैक्टीरिया से रिसेप्टर बैक्टीरिया में एंटर करता है और रिसेप्टर बैक्टीरिया उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है. मतलब रिसेप्टर बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया में, रिसेप्टर बैक्टीरिया में जो कैरेक्टर्स पहले शो नहीं हो रहे थे अब वो होने लगते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि डोनर बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल रिसेप्टर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ है. सबसे पहले इसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था. फ्रेडरिक ग्रिफिथ 2 स्ट्रेन्स पर स्टडी कर रहे थे. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन्स S3 और R2, इन 2 स्ट्रेन्स पर स्टडी कर रहे थे. तो जो S3 स्ट्रेन था वो जो स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का, उसमें वो स्मूथ वॉल्ड था, कैप्सुलेटेड सेल थी और वायरुलेंट था, पैथोजेनिक था, जो कि माइस में अगर इंजेक्ट करते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाती है. वो पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है, उसकी माइस की डेथ का कारण बनता है वो. दूसरा स्ट्रेन R2 है जो कि रफ़ था, मतलब ऊपर से उसकी जो वॉल थी वो स्मूथ नहीं थी, रफ़ थी, उसमें कैप्सुलेट भी नहीं था, कैप्सूल भी प्रेजेंट नहीं था, और वो नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक था. तो S3 स्ट्रेन जो है वो रैट्स में अगर निमोनिया कॉज करता है तो उससे उनकी डेथ हो जाती है, और R2 से निमोनिया नहीं होता और कोई डेथ उसकी नहीं होती है माइस की. तो उन्होंने जो स्टडी करा, उन्होंने देखा कि अगर R2 स्ट्रेन को हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो वो माइस हेल्दी रहता है, उसे कुछ नहीं होता. अगर हम S3 स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करते हैं तो उसकी निमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. लेकिन अगर हम इसी S3 स्ट्रेन को हीट किल करके करते हैं, हीट किल करने के बाद में अगर हम उसे इंजेक्ट करते हैं तो भी माइस हेल्दी रहता है, उससे निमोनिया नहीं होता. अब उन्होंने 2 का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, जिसमें कि उन्होंने R2 स्ट्रेन जो कि निमोनिया कॉज नहीं करता और हीट किल्ड S3 स्ट्रेन जिससे कि भी निमोनिया रैट में नहीं होता है, उन दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्ट किया तो ये देखा कि माइस की डेथ होती है और उसमें निमोनिया होता है और उसकी डेथ होती है, और उनको S3 स्ट्रेन मिला. तो उन्होंने ये कंक्लूड करा उससे कि इसमें कुछ ना कुछ इस तरह के चेंजेस हो गए R2 स्ट्रेन में, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. बाद में एवरी, मैक्लॉयड और MC कार्टी ने इस बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का उन्होंने उदाहरण दिया कि इसमें जो आइसोलेटेड DNA फ्रैगमेंट्स जो थे ना, वो भी माइस को डेथ कर देते हैं, और आइसोलेटेड जो DNA फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि R2 स्ट्रेन को R3 स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. जो नॉन पैथोजेनिक R2 स्ट्रेन था वो पैथोजेनिक S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ये सोचा गया कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए. सबसे पहले ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि DNA शुड बी द जेनेटिक मटेरियल, जो कि इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में एवरी, मैक्लॉयड और MC कार्टी ने ये बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो जेनेटिक मटेरियल के एंट्री करने की वजह से, एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में एंटर करने की वजह से होता है. तो ये एक मोड रिप्रोडक्शन का नहीं होकर के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसलिए इसको नाम दिया, क्योंकि इससे उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, केवल उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में R2 स्ट्रेन अब S3 स्ट्रेन जैसा बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल अब R2 स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया, तो R2 स्ट्रेन S3 स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया. तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल इसमें DNA है, और वो DNA एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जाकर के उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. तो इस प्रकार से इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है.
अगला है ट्रांसफेक्शन, ये इसी का ही एक पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही, जिसमें कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें होस्ट सेल या डोनर सेल का डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है एक्सेप्टर बैक्टीरियल सेल में थ्रू बैक्टीरियोफाज, मतलब एक वायरस के थ्रू। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, जो कि वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कम्प्लीटली उसको खा जाता है, तो दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियोफाज। तो बेसिलस सबटिलिस में ये देखा गया कि इसमें बैक्टीरियोफाज के माध्यम से डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर इसका माध्यम बैक्टीरियोफाज है तो उसका नाम दिया उन्होंने ट्रांसफेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कॉन्जुगेशन। इसको सबसे पहले लेडरबर्ग और टाटम ने 1946 में ई कोलाई बैक्टीरिया में स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि इसमें जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ में एक फिज़िकल कांटेक्ट डेवलप कर रहा है, उसके साथ में वो जुड़ रहा है और डीएनए जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, वो आपस में जब जुड़ते हैं तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दिया उसको, कि आपस में जब वो फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उनके बीच में एक ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक स्ट्रेन है और दूसरा एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, उसके माध्यम से उनके बीच में एक पैसेज बन जाता है और जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद में ये जो ट्यूब है वो जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों प्लाज्मिड्स फिर से अपना डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। अभी तो ये चूँकि ट्रांसफ़र हुआ था तो दोनों एक एक स्ट्रैंड दोनों में रह गया था, अब उसका डुप्लीकेशन हो जाता है और डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बन जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करता है वो तो F+ सेल कहलाता है या डोनर सेल कहलाती है, F+ सेल कहलाती है, और जो जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कहते हैं F-, क्योंकि उसमें पहले नहीं था लेकिन बाद में उसमें वो प्लाज्मिड प्रेजेंट हो जाता है। तो ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरेक्टर है या कोई भी दूसरे कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें जीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स में, तो वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था तो क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा, इसमें डीएनए है तो जीन्स होंगे तो वो अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इन प्लाज्मिड्स के। तो जो F+ स्ट्रेन है उसमें तो वो थे, F- स्ट्रेन में वो नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई और वो प्लाज्मिड को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया तो अब F- स्ट्रेन भी F+ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और वो कैरेक्टर्स भी सारे शो करने लगता है जो कि F+ स्ट्रेन शो कर रहा था। तो इसमें कॉन्जुगेशन में फर्टिलिटी फैक्टर और F+ फैक्टर का रोल होता है। सबसे पहले विलियम हेज ने 1950 में डिस्कवर किया कि ई कोलाई में सेक्स फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिसमें सेक्स फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है उसका प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें ये नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से F फैक्टर के आधार पर ई कोलाई 2 प्रकार के होते हैं, F+ स्ट्रेन एंड F- स्ट्रेन। F+ स्ट्रेन जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है उसको डोनर सेल भी कहते हैं और F पाइलाई या सेक्स पाइलाई का वो निर्माण करता है। F- स्ट्रेन जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर या F+ फैक्टर एब्सेंट होता है, ये रिसेप्टर सेल कहलाता है और सेक्स पाइलाई या F पाइलाई इसमें नहीं बनता है इसकी सेल पर। तो कॉन्जुगेशन के समय क्या प्रोसीजर होता है कि F+ और डोनर स्ट्रेन और F- और रिसेप्टर स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और आपस में सेक्स पाइलाई या F पाइलाई के माध्यम से जुड़ जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाती है जिसको कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। डीएनए जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, डीएनए ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ठीक है, बैक्टीरिया जो F+ स्ट्रेन है उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ट्रांसफ़र होने के लिए क्या होगा कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करेगा तो उसके 5' और 3' एंड को फ्री कर देगा। फ्री करने के बाद में जो F' एंड है वो डोनर से रिसेप्टर बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से एंटर करता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब से होता हुआ वो रिसेप्टर बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है। अब दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डीएनए पहुंच जाता है, उसमें रिसेप्टर में भी हो जाता है और डोनर में भी, दोनों सेल्स में। अब कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाता है और दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। F+ प्लाज्मिड
जो कि रिसेप्टर सेल में एंटर किया था वो वापस से जुड़ जाता है। 3' और 5' एंड उसके लाइगेज एंजाइम के माध्यम से जुड़ जाते हैं। एंडोन्यूक्लियस से तो अलग होते हैं और लाइगेज एंजाइम से वो वापस जुड़ जाते हैं। अब डोनर और रिसेप्टर सेल में दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेता है, निर्माण कर लेता है और फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। इस प्रकार से F+ स्ट्रेन F- स्ट्रेन या डोनर स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन और HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन या HFR। तो जेकब और वॉलमैन ने 1951 में ये बताया कि जब F1 चेंज होता है F+ स्ट्रेन में, ठीक है, तो जो F+ सेल जो होती है वो 2 फेजेस में जाती है। मतलब जो प्लाज्मिड उसमें एंटर किया था, अब F1 से F+ स्ट्रेन बन गया, वो 2 फेजेस में जा सकता है। अब जो प्लाज्मिड है इट में रिमेन फ्री इन साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी रह सकता है या फिर वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ में इंटीग्रेटेड हो जाता है। जब F+ फैक्टर जो है वो रिसेप्टर बैक्टीरिया के डीएनए में या क्रोमोसोम के साथ में जुड़ जाता है तो उसको एपिसोम कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जबकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रहता है और जब वो क्रोमोसोम के साथ में जुड़ गया बैक्टीरिया के तो उसको एपिसोम कहते हैं। अगर वो जुड़ जाता है तो वो जो बैक्टीरियल सेल है वो बहुत हाईली मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी वाली डोनर सेल बन जाती है या मेल सेल, मतलब हाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी डोनर सेल या मेल सेल कहलाती है वो, जो कि अब रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कैपेबल होती है। इस प्रोसेस को हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन या HFR ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है और उस मेल को HFR मेल कहा जाता है। अब उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो F+ डोनर के कंपैरिजन में 1000 टाइम ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ये इसमें डायग्राम में बताया है कि F+ स्ट्रेन बन गया जबकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड एंटर करा। अब ये प्लाज्मिड जाकर के उसके क्रोमोसोम के साथ में जुड़ गया बैक्टीरिया के, तो ये HFR कहलाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, है ना। नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन, थर्ड टाइप है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ट्रांसडक्शन। ये सबसे पहले जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में स्टडी करा था। इसमें यह है कि डोनर बैक्टीरियल सेल से रिसेप्टर बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र बैक्टीरियोफाज के माध्यम से होगा, जिसको कि कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर करता है। वायरस का फंक्शन क्या है? वायरस जो है वो वास्तव में क्या है, अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ देता है और केवल उसका डीएनए एंटर करता है, जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। एंटर करने के बाद में वो अपने होस्ट सेल पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसका मास्टर बन जाता है और उसकी होस्ट सेल जो होती है वो उसकी स्लेव बन जाती है। जो वो कहेगा उसको उसका कहना मानना होता है। तो अब वो जो होस्ट सेल होती है वो उसके लिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो बैक्टीरिया में एंटर करता है तो बैक्टीरिया के डीएनए को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करने के बाद में वायरस का डीएनए और प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नए फाज पार्टिकल्स बन जाते हैं। कुछ समय के बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया फाज जो है उसमें बैक्टीरिया के अंदर केवल बैक्टीरियोफाज ही प्रेजेंट होते हैं, वायरस प्रेजेंट होते हैं। अब वो उसको बस्ट कर देते हैं, वो सारे बैक्टीरियोफाजेस फिर बाहर निकल जाते हैं और फिर से वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन्फेक्ट करने के दौरान जब उनका निर्माण हो रहा होता है तो जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है वो कई बार उनके अंदर ही रह जाता है। बैक्टीरिया का जीनोम बैक्टीरियोफाज में ही थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट उसका रह सकता है और जब वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो वो उसमें उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो फाज एंटर करने के बाद में बहुत लंबे समय तक उसके अंदर रहता है, उसे पूरी तरह से बर्स्ट नहीं करता, वो लाइसिस शो नहीं करता है। तो फाज डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसके बाद में बैक्टीरियल डीएनए के साथ में उसका वायरस के डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता रहता है। इस तरीके के बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल कहलाती है। ये है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल बनती है और लाइटिक बैक्टीरिया कहलाता है। यह है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, जिसमें कि बैक्टीरियोफाज एंटर करता है। एंटर करने के बाद में वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया की सेल को बस्ट कर देता है और बाहर आ जाता है। साथ में बैक्टीरिया का कुछ जीनोम भी अपने साथ कैरी करके दूसरे बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ये तो कहलाती है लाइटिक साइकिल। और लाइसोजेनिक साइकिल में जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका जीनोम बैक्टीरिया के साथ में जुड़ जाता है और बैक्टीरिया अपने डिवाइड होता रहता है।
इसमें डिविजन्स होते रहते हैं, चाहे वेजिटेटिव हो रिप्रोडक्शन, चाहे एसेक्सुअल हो, और इनका वायरस का जीनोम भी उसके साथ के साथ में वो मल्टीप्लाई होता रहता है। ये कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल से वो कभी भी लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। उस वक्त क्या होगा कि वायरल जीनोम जो है वो एक्टिव हो जाएगा और अपना निर्माण करके और फिर से वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, दो प्रकार की साइकिल बैक्टीरिया में चलती है, जिसको हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कह सकते हैं। इसके माध्यम से भी वायरल जीनोम एक बैक्टीरिया से वायरल जीनोम के माध्यम से, वायरस के माध्यम से बैक्टीरिया का जीनोम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफेक्शन। थैंक यू।